अमेरिकी कहानी हाउस हार्ट, जिसे लिखा है अमेलिया ग्रे ने और हिंदी में अनुवाद घर एक दिल शीर्षक से किया है अनुरोध यादव ने। अमेलिया ग्रे का जन्म 17 अगस्त 1982 को यूएसए के एरिजोना स्टेट के शहर टुसान, टक्सन में हुआ था। उनकी अब तक 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। फिक्शन के अलावा वे पटकथा भी लिखती है। इस समय वे लॉस एंजलिस में रहती हैं। ग्रे की रचनाएं बिल्कुल मौलिक होती है। अपने छोटे छोटे सरल शब्दों एवं वाक्यों की मदद से वे जो दृश्य उपस्थित कर देती है वह समझ से परे होता है। प्रस्तुत कहानी उनकी रचना शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक नव दंपत्ति अपने मनोरंजन के लिए एक किशोरी को किराए पर लेकर बिल्डिंग के वेंटिलेशन सिस्टम में कैद कर देता है। इस प्रकार कहानी का विषय ही बिल्कुल अनोखा है। ग्रे की रचनाएं बड़े प्रभावशाली एवं साहसिक ढंग से इफेक्टिवली एंड बोल्डली ऐसे कल्पना लोक में लेकर चली जाती है जहां कोई जाना भी नहीं चाहता। अब सुनिए कहानी। मकान ढहा दिया जाए और उसकी नींव की एक एक ईंट निकालकर चाहे हटा दी जाए तो भी घर बचा रहेगा। घर की एक बौद्धिक रूपरेखा होती है जो हमेशा रहती है। उसमें लोग खाना बनाते खाते हैं, बाहर से थके हुए आकर आराम करते हैं और कभी कभी उसी में बैठे बैठे खिड़की से बाहर कचरा ले जाती हुई कचरा गाड़ी को निहारते हैं। हमारे घर की कहानी कारखाने से दूर शहर के स्थानांतरण की कहानी है। वह जगह कभी एक गारमेंट कारखाने की प्रिपरेशन विंग के रूप में इस्तेमाल होती थी। उस कमरे में रंगरूप परिवर्तित करने के लिए विभिन्न रसायनों के साथ माल को पकाया जाता था। यह जानकारी हमें एक रेफरेंस बुक से मिली। कमरे को पहले किस काम में लाया जाता था इस बात का संकेत उन धब्बों से मिलता है जो उस कंक्रीट के ऊपर देखे जा सकते हैं जिसके पास मशीनों को रोका जाता था और मानव शरीर की धमनियों के संजाल की तरह एक औद्योगिक वेंटिलेशन सिस्टम ऊंची और खुली छत को पार करके सफेद दीवारों वाले हरे कमरे को हवा सप्लाई करता था। जबकि बड़ा माल गोदाम ध्वस्त किया गया और उसकी जगह बदबू फैलाने वाले रैक बना दिए गए, लेकिन उपयोगिता की वसीयत के रूप में हमारा घर अभी भी है। मेरे पति और मैं इस घर में बहुत साल से रहते आए हैं, फिर भी हम अपने आप को इस घर और इसके नीचे की जमीन का एक अस्थायी बाशिंदा ही मानते हैं। हम यहाँ से जाने के बाद अपना कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते। हम अपनी रसोई का सामान लाने अपने कंटेनर लेकर खुद जाते हैं और अपने कपड़े खुद धूप में सुखाते हैं। हमारी पटसन उत्पादों में बहुत रुचि है। हर एक वस्तु का अपना महत्व है, लेकिन खास तवज्जो और सावधानी के साथ इसे अनेक महत्वपूर्ण कामों में लाया जा सकता है। कई तरीकों से यह दोबारा इस्तेमाल में आता है। एक दिन मेरे पति ने किसी बच्चे की एक तिथिया गाड़ी लाई। काफी पुरानी होने से उसके रबर के पहिए बहुत सख्त हो गए थे। मैंने उसमें लगे जंग को रगड़कर साफ किया और उसके हत्थों पर पिंजरेनुमा जाली लगाकर उसको एक प्लांटर, बीज बोने या पौधे रोपने की मशीन की शक्ल दे दी। लड़की खरीद लाने का विचार मेरा ही था। मैंने निश्चय किया कि दोपहर का वक्त काटने के लिए यह सबसे अच्छा रहेगा और मेरे पति ने इसका समर्थन ही नहीं किया बल्कि उन्होंने एक संस्था को फोन भी कर दिया और रिसेप्शनिस्ट से उनकी बिजनेस डील के बारे में पूछताछ की कि वहाँ पारदर्शिता है या नहीं। उन्होंने कहा कि एक ग्राहक के रूप में उन्हें यह जानना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रोडक्ट को वे काम में लाने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि कैसी है। उन्होंने उससे कहा कि उन्हें लगता है कि यह उनके विशेषाधिकार का मामला है, फिर भी अपने विशेषाधिकार का उपयोग वे इस तरीके से करना चाहते हैं कि उससे दूसरों का नुकसान न हो बल्कि फायदा हो, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। अगले दिन सुबह लड़की आ गई।
वह जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थी और हम दरवाजे के छेद से झांककर उसकी तारीफ कर रहे थे कि तब तक उसने 2 बार डोरबेल बजा दी। उसके बाल भूरे थे और आयरन करके सीधे साफ सुथरे बनाए हुए थे और उसकी त्वचा तांबई रंग की थी। एक गुलाबी कलर की नोटबुक में उसने कुछ लिखा हुआ पढ़ा और आंखों के ऊपर हाथ का चश्मा बनाकर गली में इधर उधर देखने के लिए एक कदम पीछे हट गई। जब हम उसे देख रहे थे तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या हम उसे कॉस्मेटिक के उपयोग के नुकसान के बारे में सचेत कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इतना करीब आकर लड़की ने अपनी छोटी मुट्ठी से दरवाजा पीटा कि हम उसकी विवर्ण किंतु साफ आंखें देख लिए, जिसका श्वेत हिस्सा कटोरे में रखा पानी लग रहा था। जब मेरे पति ने दरवाजा खोला तो वह अचंभित और हैरान दिखी। हम दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ वहां खड़े थे, लेकिन वह हमारी कोई परवाह किए बिना अंदर चली आई और अपनी नोटबुक पर्स नीचे रखे। उसने बताया कि वह क्लास से सीधे आ गई है। मैंने पूछा कि वह कौन सा क्लास कर रही है। तब उसने बताया तो मैं आश्चर्यचकित रह गई और बोली, ओ यस। उसकी अंगुलियां मैनिक्योर की हुई थी और नाखूनों पर गुलाबी नेल पॉलिश लगा हुआ था। उसकी स्मेल चीनी से भरे ऐसे कटोरे सी आ रही थी जिस पर कीटाणुनाशक छिड़क कर निसंक्रामक किया हुआ हो। उसने हमें अपना नाम बताया। वह भी हमें प्रसंस्कारित लगा। मेरे पति उसके कंधों पर प्यार से हाथ रखकर बोले कि वे उसके आने से बहुत खुश हैं। उसने कुछ कहना शुरू किया कि उन्होंने उसे हक कर लिया तो वह उनकी पीठ पर अपने तांबई हाथों को फिराते हुए भौहें टेढ़ी करके बोली, ओके ओके। उसके ऐसे व्यवहार से हम कुछ व्यथित हो गए। मेरे पति ने मशवरा दिया कि लड़की को बोलो कि वह कपड़े बदलकर रिलैक्स हो जाए। तब हम उसे बाथरूम ले गए। वहां वह हमारे सामने ही अपने सारे कपड़े उतारकर नंगी हो गई। वह बाथमैट पर खड़ी हुई तो हमने उसे तेल लगाया। मेरे हाथों को उसके मसल्स बहुत सख्त लग रहे थे, लेकिन मैंने उसके पांव, टंगड़ियां और पीठ अच्छे से मले तो उसे आराम मिलने लगा और उसकी त्वचा अंदर से कुछ खिलने लगी। जोहोबा ब्लेंडेड ऑयल में मैंने सेज और रोजमेरी के ऑयल मिक्स किए थे। हमारे हाथों के कमाल ने उसे काफी आराम पहुंचाया। मुझे भी उससे कुछ कम शांति नहीं मिली। इसके बाद मेरे पति ने लड़की से काफी बातचीत की। वे हमें कॉरिडोर में ले गए जहां एयर कंडीशन का पूरा डक्ट सिस्टम था। मैंने उन्हें एक स्क्रू ड्राइवर दिया जिससे वे डक्ट पर लगी जाली हटाने लगे। वे मुझे हर एक छोटे स्क्रू देते जा रहे थे और मैं अपनी हथेली कप जैसी बनाकर उन्हें थामती जा रही थी। उन्होंने लड़की से पूछा कि उसके लक्ष्य क्या है और उसने बताया कि वह मेडिकल असिस्टेंट बनना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि मेडिकल असिस्टेंट बनना तो ऐसे किसी शख्स के साथ घर एक दिल नामक खेल खेलने जैसा है जिस पर तुम्हें यकीन हो, और उसने कहा कि उनके कहने का कोई मतलब उसकी समझ में नहीं आया। अपने हाथों को सीने पर क्रॉस करते हुए एक दूसरे कंधों को पकड़कर वह हमारे बीच में खड़ी हो गई। इतनी गर्मी में भी वह कांप रही थी। उसकी त्वचा चमक रही थी और पैरों के इर्द गिर्द तेल चुचवाया था। मैं उसके कोनों को पकड़कर उसके गालों को चूम लिया और लिफ्ट मरम्मत करने वाले के बारे में मैंने उसे एक जोक सुनाया तो भी वह नहीं हंसी। उसने पूछा कि हम लोग कॉरिडोर में क्या कर रहे थे तो मैंने बताया कि मैं और मेरे पति वहां घर एक दिल नामक खेल खेल रहे थे जो हमारे लिए खास है, बहुत खास। लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला कि हम इसे दूसरे के साथ शेयर करें जो कि हमारे वैवाहिक जीवन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसने कुछ ऐसे वैसे सवाल पूछे और हिचकिचाते हुए कुछ दूर हट गई, लेकिन मेरे पति अभी जाली हटाने में ही व्यस्त थे। इसलिए मैं लड़की को चुप कराई और प्यार से उसके कूल्हे पर थपकियां देती रही। हमारा घर एक औद्योगिक एरिया में तब्दील किया जा चुका है,
इसलिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से किसी आदमी के लिए उकड़ू बैठकर कुछ घंटे बिताने के लिए बिल्डिंग की डक्ट एरिया में पर्याप्त जगह है। इस छोटी लड़की के लिए तो वहाँ बहुत जगह है। जब हम उसे चूमे और अंदर जाने के लिए कहा तो वह जरा सा झुकी और अंदर जाकर आराम से खड़ी हो गई। वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह नंगे पांव थी, लेकिन मैंने पहले ही बहुत बार फर्श पर जमी हुई गंदगी को केमिकल से साफ किया था। जब मेरे पति ने जाली हटाना शुरू किया तो उसने जोर से हुवाकर विरोध किया, लेकिन हमने उसे समझाया कि इसी से गेम पूरा होगा और हम बहुत खुश हुए जब आखिरकार उसने हमें कपल्स के रूप में अपना लक्ष्य, एक रोमांच से भरा लक्ष्य जिसके लिए उसे अच्छा मुआवजा दिया गया था, प्राप्त करने में हमारी मदद की। वह आखिरकार चुप रही और जाली बदल दी गई। मैंने जल्दी जल्दी और चुपचाप सारे छोटे छोटे स्क्रू अपने पति को थमा दिए। कुछ वक्त तक तो सब कुछ अच्छा रहा। मैं और मेरे पति एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जाली की तरफ मुंह करके खड़े रहे। लड़की भी हमारी तरह चुप थी, लेकिन कुछ देर बाद हमने उसे अपने हाथ व पैरों की घेरेबंदी को भांपकर इधर उधर नोचते सोचते सुना। मेरे पति ने उससे कहा कि अभी उसे सिर के ऊपर और पैरों के नीचे एक दूसरी डक्ट मिल जाएगी। धमनीनुमा यह सारा डक्ट सिस्टम छोटे छोटे होल के जरिए विभाजित होकर अलग अलग कमरों में बन जाएगा। उनमें से एक किचन के ऊपर बने होल में जाएगा, दूसरा लिविंग रूम में जाकर एंड होगा, तीसरा डाइनिंग रूम के शैंडलियर के पास और 3 क्रमशः बाथरूम, बेडरूम और ऑफिस में चले जाएंगे। कुछ कहने पर वह हमें किसी भी डक्ट के सिरे पर सुन सकेगी। प्रसन्न कर देने वाली ऐसी डिजाइन की संरचना जिससे ध्वनितरंगे निकलती हो, के लिए शुक्रिया। बड़ी मध्यम आवाज में लड़की ने पूछा कि क्या हम उसे बाहर जाने देंगे, तो मेरे पति ने उसे चुप करा दिया और मैंने जाली के थ्रू कुछ और डॉलर उसे दिए। पैसा कुछ देर वैसे ही पड़ा रहा और तब उसने उसे लिया और मोड़कर रख लिया। वह धीरे धीरे रोने लगी। मेरे पति ने जाली को खटखटाकर उसे शांत कराया और कहा कि वह हमें पारंपरिक तरीके से प्यार करने देकर जितना पैसा कमाती, उसकी अपेक्षा इस तरह 5 गुना कमा सकती है। उसने कहा कि घर एक दिल खेल खेलने में कोई जोखिम नहीं है, फिर भी अगर वह पा सकी तो इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक रहस्यमय तरीका भी है। जब लड़की कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ी तो उसकी आवाज और उग्र हो गई। जब वह अपने नंगे पांवों को जमाने के लिए धातुमय ताखों को पा गई तो हमने उसे ऊंचाई पर स्थित डक्ट पर चढ़ने के लिए हाथ पांव मारते हुए महसूस किया। मैंने अपनी निगाह जाली पर डाली तो उसके पैर झूलते हुए दिखाई दिए और फिर अचानक से ऊपर की ओर गायब हो गए। कुछ समय के लिए उसने रोना बंद कर दिया, क्योंकि चढ़ते हुए उसका पूरा ध्यान अपने प्रयास पर था और पूरा फोकस उसने अपने काम पर लगा दिया था। मेरे पति कॉरिडोर में ही मेरे नितंबों के ऊपर हाथ फेरने लगे। उसके बाद हम एक दूसरे के गालों को चाटने लगे। हम अपने ऊपर लड़की के धीरे धीरे रेंगकर चलने की आवाज सुन रहे थे। इस दौरान वह मेन डक्ट के साथ साथ छोटे छोटे डक्ट के अंदर अपने हाथों और घुटनों पर रेंगकर चलना सीख रही थी। ऐसा करते हुए उसे हाथों को आगे की तरफ करके अपने आप को खींचते हुए पेट के बल घिसटकर चलना था। सिस्टम के सबसे पतले हिस्से में उसका शरीर चारों ओर से एकदम दबा दिया जाएगा। कॉरिडोर में चूमचाट लेने के बाद हम बिस्तर में चले गए, जहां मेरे पति ने मेरे शरीर पर अच्छी तरह से तेल मालिश की। फिर वे बिस्तर से निकलकर बाहर गए और एक सीढ़ी लाए जिसे रोशनदान के नीचे लगाकर ऊपर चढ़े और होल में पैसे मोड़कर रखे ताकि वे वहीं टिके रहें। उन्होंने जाली को खटखटाया जिससे लड़की को पता चल सके कि वहां कुछ है। कुछ समय बाद पैसे वहां से गायब हो गए और उसके पीछे सरकने की आवाज भी सुनाई दी। उसका कमजोर शरीर एड्रेनलिन बढ़ जाने से कांप रहा था और हमारे ऊपर स्थित धातु के डक्ट को हिला रहा था।
मैंने अपना सिर अपने पति के गुप्तांग पर कसकर दबाया और ऐसा करते हुए लड़की की एनर्जी का भरपूर मजा लिया। मेरे पति काम पर चले गए और मैं दरवाजों के साथ खेलती रही। बाथरूम का दरवाजा कई बार खोला और बंद किया। ऐसे खाली वक्त में मुझे लड़की की याद आई। मैंने सोचा कि क्या उसका भी कोई बॉयफ्रेंड होगा जो उसके लिए परेशान होगा। क्या वह इस वक्त उसके बारे में सोच रही होगी कि वह उसे गली-कूचों में खोजा फिर रहा होगा। लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त उसकी कल्पनाओं का कोई मूल्य नहीं है। और जहां तक मेरी बात है, मुझे सचमुच रोमांस जैसा कुछ तब तक नहीं होता जब तक कि मैं व्यावहारिक तौर पर प्यार करने के लिए तैयार न हो जाऊं। बीते दिनों के रिलेशन के बारे में सोचकर मेरा दिमाग बीमार हो जाता है। हम दोनों के एक साझे भविष्य की कल्पना करती हूँ जिसमें मेरे पति किसी नन्हे बच्चे को प्यार कर रहे हैं। मैं अपने आक्रामक दिमाग के साथ कोने में एक कुर्सी पर पड़ी रही और मन में दूसरों की मैथुनावस्था की कल्पना करके प्रसन्न होती रही। मैं जिस बच्चे के बारे में सोच रही थी वह एकदम अपने पिता पर गया था। मैंने देखा कि विभिन्न आयु के एक जैसे दो बच्चे थे। वे अवस्थाएं मेरे पति की ही थी जिसमें मेरा होना बेमानी था। वास्तव में संबंधों की वास्तविकता से कल्पना का मजा किरकिरा हो जाता है, किंतु मैंने शुरू से ही कल्पनाओं से संबंधों का मजा किरकिरा किया है। सच्ची खुशी तब मिली जब मैंने उन सपनों को पीछे छोड़ दिया। हर पल मैंने भूत और भविष्य से पूर्णतः दूर रहने के लिए संघर्ष किया। मुझे वेक्टर के एक पॉइंट पर मौजूद रहने की ही जरूरत नहीं थी, बल्कि वेक्टर को नष्ट करके उस एकमात्र पॉइंट पर मौजूद रहने की जरूरत थी जो उल्का की गति जाने बगैर उसके अंदर रह सकता हो। जाहिर है कि यह सामर्थ्य जुटाने में समय लगा, किंतु आखिरकार संबंध तोड़ना मुमकिन हो गया। कल्पना की इमेज पुरानी होते होते धुंध में विलीन हो गई। रोजाना के काम और कठिन हो गए, लेकिन साधना और ध्यान के बल पर मैं अपने साथ कार में बैठे या ड्राइव करते हुए अपने पति को अब अनदेखा कर सकती थी। मैं उस पॉइंट पर पहुंचने में कामयाब हो चुकी हूं जहां कमरे से निकलते वक्त मैं अपने पति की हुलिया तक नहीं बता सकती हूं। पति का ख्याल मन से मिट जाने पर मैं प्रतिदिन साधना करने के लिए आजाद हो जाती हूं। उनके काम पर चले जाने के बाद मैं बेडरूम का दरवाजा खुला छोड़ देती हूँ और चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ कि दिन कितना अच्छा है, सभी चमकती चीजों से हटकर सूरज कितना तेज चमक रहा है। पेंट्री की तरफ जाने वाले दरवाजे को खोलकर मैं हरियाली भरे लॉन की बातें करती हूँ। बेडरूम में मैं अपनी हथेली ऊपर करके वर्षा होने का अंदाजा लगाती हूँ। इस प्रकार मैं घर के कमरों का अलग अलग ढंग से उपयोग करना सीख चुकी हूँ। लड़की रोज रात में वहीं ऊपर थोड़े थोड़े समय के बाद करवट बदल कर सोती थी। सीने तक पैर को मोड़ पाने की जगह वहां नहीं थी। जब वह अपनी कोहनियां उठाकर पेट के बल सरकती थी तब सुबह उसकी आवाज बदली हुई सी लगती थी। मेरे पति लौटते हुए मेरे ऊपर आ जाते थे और फुसफुसाकर कहते थे कि लड़की जिन सतहों को समझ पा रही है उन पर यकीन कर रही है। यह उनके लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी जिसने मुझे भी बहुत हैरान कर दिया। वे काम पर गए और मैंने चाय का पानी रखने से पहले पेंट्री का दरवाजा खोला और बंद किया। अपने ऊपर मैंने लड़की को किचन में सरकते हुए सुना। जब उसका चेहरा होल के सामने आया तो वह रुकी। मैंने देखा कि वह मुझे देख रही थी। उसने पूछा, क्या आप यहाँ से मुझे बाहर जाने दे सकेंगी? मैंने कहा कि जो दुनिया उसके लिए बना दी गई है उसकी चाबी मेरे पास में नहीं है। उसने कहा, यह तो नहीं हो सकता क्योंकि आप किसी अथॉरिटी को बुला सकती हैं और उससे मेरी सारी समस्या का निदान हो जाएगा। मैं डक्ट को किसी चाकू की मदद से काटकर खोलना चाहती थी और चाकू उसके पेट में घुसेड़ देना चाहती थी, किंतु इसकी जगह मैंने महसूस किया कि यहाँ तक पहुँचने से पहले उसने सारे विकल्पों पर विचार कर लिया है
और यह भी कि अगर उसे हम लोगों की गैर मौजूदगी में कुछ भी करने के लिए बाध्य किया जाता तो उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं होते। जब मैं बोल रही थी तभी पानी की एक बूंद मेरे कंधे पर गिरी। मैंने उसे बताया कि उसके समय का जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दरियादिली से की जाएगी। पानी की दूसरी बूंद स्टोव पर गिरी। उसने कहा कि वह बाहर जाना चाहती है क्योंकि उसे नहीं पता है कि पेशाब कहाँ किया जाए। हाँ, पेशाब, उसने कहा। बिना और कुछ कहे मैं अपनी चाय लेकर लिविंग रूम में चली गई। हमारे समझौते को हल्के में लेने के लिए मैं उस पर गुस्सा थी। वह कुछ वक्त बड़ी लगन से लगी रही लेकिन फिर तन्मयता खो दी। कुछ घड़ी बीती और तब मैंने किचन के फर्श पर गिरी हुई गंदगी साफ की। तब से लड़की डक्ट की उस जगह पर गंदगी फैलाती रही और ऐसा न करने के लिए हम उसे मना भी नहीं पाए। यहाँ तक कि जब मेरे पति ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा तो वह चौंक पड़ी। हमें लगा कि विद्रोह करने का उसका यह एक छोटा तरीका है। जब मेरे पति ने एक झाड़ू की मूंछ से डक्ट को ठोका तो वे कह पड़े कि उस जगह में रहती हुई वह बड़ी भाग्यशाली है क्योंकि बाहर की दुनिया किसी के लिए भी, खासकर उस जैसी लड़की के लिए, बड़ी भयावह है। जब वह अपने नाजुक अंगों को कठोर बना डालेगी और अपने शरीर पर तमाम बाल उगा लेगी तो वहां से बाहर निकलकर हमारे साथ शक्ति और सामर्थ्य से रह सकेगी। लड़की ने प्रतिदिन का अपना विद्रोह जारी रखा। इसके बारे में एक शब्द बिना मुझसे कहे मेरे पति ने किचन के होल के नीचे तिरपाल और बाल्टी लगा दी। एक दिन हम सुबह देर तक सोते रहे और लड़की डक्ट के ऊपर खटखट करने लगी। धीरे धीरे खटखट की आवाज तेज होती गई और वह अस्पष्ट सा कुछ कहती हुई चिल्लाने लगी। मेरे पति उठे और कमरे से बाहर चले गए। जब वे वापस आए तो उससे बोले कि उन्होंने ऑफिस के ऊपर वाला होल खोल दिया है और एक महंगी घड़ी भी अंदर रख दी है। तब उसने खटखटाना बंद कर दिया और चली गई। मुझे पता था कि वह मेरे ससुर की घड़ी थी। उन्होंने अपना परिवार चलाने के लिए जिंदगी भर एक कंपनी में काम किया। वे कभी भी अपने कार्बन फुटप्रिंट की परवाह नहीं करते थे और कुछ महीनों के अंतराल पर बदलते मौसम की छटा दिखाने के लिए अपने पूरे परिवार को कार में बैठाकर खुद चलाते हुए देश के बाहर जाते थे। वे सब वहां टर्निंग लीव्स, स्थानीय शिला का निर्माण और समुद्र तटों को देखते थे। वे एक फोटो खींचते और फिर सारे लोगों को कार में लेकर वापस आ जाते थे। वे गैस स्टेशन पर स्टाइरोफोम के गिलास में कॉफी पीते और जब कॉफी खत्म हो जाती तो दूसरी जगह जाने से पहले वे गिलास में दांत गड़ागड़ा कर चबाते रहते। बाद के अपने एक जन्मदिन पर उन्होंने एक सुंदर घड़ी खरीदी और मरने के पहले कई सालों तक वे उसे पहनते रहे। दूसरी तमाम चीजों में वह घड़ी भी एक थी जिससे मेरे पति छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन क्यों? यह उन्हें भी अच्छी तरह से पता नहीं था। घर में बहुत दूर कुछ बकोटने की आवाज बता रही थी कि लड़की घड़ी पा गई। मैं उसके द्वारा पैसों से भरी मुट्ठी अपने सामने फैलाने की कल्पना कर रही थी और यह भी कि उसकी पतली कलाई में से चांदी सी चमकती चेन के साथ घड़ी फिसल रही थी। जब मैं सुबह अपने बाल धो रही थी तो मुझे उसका बाथरूम के ऊपर रेंगना सुनाई पड़ा। वह कह रही थी कि उसने पानी को बहते हुए सुना है और पूछा कि क्या वह जरा साबुन लगाकर अपनी सफाई करने नीचे आ सकती है। मैंने जवाब दिया कि हम नहाने के लिए सिर्फ बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का इस्तेमाल करते हैं। अगर वह चाहे तो मैं उनका एक कप मिक्सचर बनाकर दे सकती हूँ। उसने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। वक्त के साथ वह अधिक विनम्र हो गई थी। मुझे डाउट हुआ कि एक औरत होने के नाते अपने चक्कर में मुझे फंसा लेने की उसने कल्पना की है। जब तक वह किचन के ऊपर थी मैंने ऑफिस में एक सीढ़ी लगा दी और उसे लोकल हार्वेस्ट बॉक्स से एक हैम सैंडविच और थोड़ी सी मूली लाकर दी।
मैंने कहा कि अगर वह लेना चाहेगी तो उसे लंच दिया जाएगा और मैंने एक खिड़की खोल दी ताकि वह कुछ ताजी हवा पा सके। यह बदली हुई लड़की मुझे अच्छी लगी, फिर भी मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लड़की ने ऐसा तरीका खोज निकाला कि वह एक संबंधी की तरह रह सके। दिन के कुछ समय वह स्टैंडिंग रूम वाली एरिया में रेंगते हुए चलती थी, जहां से उसने पावदान पर पैर रहते हुए जगह के अनुरूप अपना शरीर झुकाकर सिस्टम में प्रवेश किया था। वह अपने पैसे और खाली बर्तन वहां जमा कर सकती थी और खड़ी होकर अपनी टांगे तान तून सकती थी। उसके रेंगने पर खड़कने की आवाज आती थी, जिससे पता चलता था कि उसने घड़ी को अपनी कलाई अथवा टखने में बांध रखा था। बाथरूम डक्ट सिस्टम के प्रवेशद्वार के बगल में था। उसका दरवाजा खोलते बंद करते मैं उसकी दिनचर्या नोटिस करती थी। फैंटेसी के विरुद्ध मेरी निरंतर की साधना मुझे अपने इर्द गिर्द की हरी घासों की कल्पना करने में भी मुश्किल पैदा कर रही थी। किसी की ज़हन में एक स्थिर तालाब के पानी का जो स्वरूप होता है, मेरी सबसे अच्छी कल्पना में समुद्र की हरियाली की वही छवि मौजूद थी। लेकिन जैसे जैसे मैं तालाबों से परिचित होती गई, मेरी वह कल्पना कहीं विलीन हो गई। अपने कार्य से मुझे यकीन होता था कि यह सुधार है। अधिकतर दिन लड़की और मेरे बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी और कुछ दिनों के बाद मैंने नोटिस किया कि लड़की ने पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया है। यह वांछित आविष्कार था। मेरे पति किराने के सामानों के साथ घर आए और मैंने उन्हें यथास्थान रख दिया। डिनर तैयार करके हम दोनों ने खा लिया और सीढ़ी लगाकर लड़की को भी दिया। खेल में अपनी भूमिका अदा करती हुई लड़की ने जल्दी जल्दी डिनर कर लिया और अपना बर्तन रखने के लिए स्टैंडिंग रूम की ओर बढ़ी। हम सबका अलग अलग काम था। लड़की का काम था उस घर की जान बने रहना जिससे सड़ांध जैसी दुर्गंध आने लगी थी। लड़की का पीरियड आरंभ हो गया तो हमारे बेड के बगल में खून की कुछ बूंदें चू पड़ी। इससे घर के हर कमरे का डक्ट सिस्टम ही सचमुच जीवंत धमनियों में तब्दील होता हुआ लगा। धमनियां फैलने सिकुड़ने लगी और घर जैसे सांस लेने लगा। घर का हर एक कमरा जीवंत धमनियों से परिपूर्ण हो गया। लड़की की चुप्पी की वजह मैं अपने आप को मान रही थी। यह बात मैंने अपने पति से बता दी जब वे कटोरे में पनीर लेकर मुझे खिला रहे थे। उन्होंने पनीर से भरकर चम्मच मेरे मुंह में डाला और बोले कि यह अच्छा हुआ कि लड़की अपने इर्द गिर्द के वातावरण में खुश है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अपने जीवन काल के कई वर्षों तक न तो मैंने अपनी हद को कभी चैलेंज किया और न उन्होंने खुद। बावजूद इसके हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि हरेक के जीवन में एक सीमा रेखा होती है। उन्होंने नैपकिन से मेरा मुंह साफ किया और नैपकिन को चूम लिया। मेरे पति ने लड़की की संस्था के मालिक को फोन लगाया और जब मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी तो वे फोन को बेडरूम के होल के पास ले गए। मैंने लड़की को कहते सुना कि अब वह जाने का मन बना चुकी है। कमरे में देर तक सन्नाटा छाया रहा। पहले तो मैंने अपना काम बंद किया और कान लगाकर सुनने लगी, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे सन्नाटा खलने लगा। मैं उससे नफरत करने लगी। मैंने साफ किए बर्तन कैबिन में रख दिए। कैबिन के पिछले हिस्से में प्लेटों के ऊपर छोटा सा दरवाजा था जिसमें से मैंने बाहर की विस्तृत और अंधेरी फील्ड देखी। हवा बंद थी। कुछ समय बाद मैं और मेरे पति ने सेक्स किया और यूं ही बिस्तर में कुछ देर लेटे रहे तो मैंने एक बहुत लोकप्रिय गीत गाया जो दुनिया को प्रेम करने के बारे में है। वह गीत हमें अपने शुभचिंतकों द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई सीमा में रहकर जीने की हिम्मत देता है। बहुत समय पहले मैंने वह गीत सीखकर अच्छी तरह से याद कर लिया था। लड़की पहले चुप थी लेकिन बाद में हमने उसे बड़ी लय में गाते हुए सुना।